Hello everybody, welcome to my YouTube channel. My name is Danish Khan and you are watching DK Tutorial, right? So hope you remember कि मैंने आपको जो लास्ट वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपको हर एक चैप्टर के यहाँ पे पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा. सो एज आई प्रॉमिस्ड नाउ आई एम अगेन हियर, राइट? और आप लोग के लिए आज यहाँ पे जो मैं आपके लिए जो चैप्टर लेकर आया हूँ वो चैप्टर आपके हर एक एग्जाम में उस चैप्टर का यूज होता है, या यूं कह लो कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आपका उस चैप्टर के बिना कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकता, राइट? सोचने की बात है, ऐसा कौन सा चैप्टर है? बहुत ही इजी सा एक चैप्टर है जिसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? लेकिन आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बता दूं कि ध्यान रखना कि मैं आपके इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, उसको अगर आप लोग वहां से फॉलो करोगे तो शायद आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना? काफी अच्छी आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप लोग थोड़ा सा उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आगे आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज है सारी वीडियोज आपको वहां पे गेट टुगेदर हो सके, राइट? तो देखोगे यहाँ पे क्या, जो मैं आपके सामने जो चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं वो आपका कौन सा चैप्टर है, ठीक है ना? और जो मैं चैप्टर लेने वाला हूं वो है आपका बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है जिसको बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट? आप लोगों ने काफी ज्यादा हो सकता है कि इस चैप्टर को पढ़ा भी हो, नहीं भी पढ़ा होगा, तो देखोगे यहाँ पे मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो थोड़ा सा एक चैप्टर समझ लो कि ये जो हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं ये चैप्टर आखिर में है क्या, और इसमें पूरा इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हर चीज को यहाँ पे देखोगे, ठीक है? इस चैप्टर को समझने के लिए कोई ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चैप्टर जो है पूरा अपने नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा. अब नाम से क्लियर होगा, कैसे होगा देखोगे, चलो देखते हैं, ठीक है? चैप्टर का नाम भी आपको समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट? यानी समझ सकते हैं कि एग्रीमेंट ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट. एग्रीमेंट ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. जरा सोच के देखो, जब भी हम लोग कोई भी एक इंग्लिश का चैप्टर लेते हैं, सॉरी चैप्टर बोल रहा हूं, राइट? इंग्लिश का हम लोग कोई भी सेंटेंस लेते हैं तो हर एक सेंटेंस में आपको कहीं ना कहीं सब्जेक्ट तो जरूर मिल जाता है. और जाहिर सी बात है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो उस सेंटेंस के लिए वहां पे कोई ना कोई वर्ब दो जरूर होगी, ठीक है? हमें यही चेक करना होगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है और आपकी वर्ब कौन सी है, और वो जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको एग्री कर रही है या नहीं कर रही है, इसी के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर चलेगा, ठीक है? थोड़ा सा कुछ आपको बेसिक चीजें बता दूंगा. अच्छा, एक और चीज, आपका ये जो चैप्टर है मैं आपको एक ही बार में पूरा भी कंप्लीट नहीं कराऊंगा, मैं इसके आपको 2 से 3 वीडियो तक इसको प्रोवाइड कराऊंगा. थोड़े थोड़े हर चीज के स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाना, और कोशिश करूंगा तो लास्ट तक जाते हुए आज आप लोगों को जो वीडियो होगी तो इसी में आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी मिल जाएगी कि अगर आपके एग्जाम में ये चैप्टर आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे. क्योंकि देखो, एग्जाम में मैं आपको कितना भी पढ़ाता जाऊंगा, एग्जाम में तो आपको करना होता है क्या, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक शायद हमारा उतना ज्यादा कमेंट नहीं बन सकता, ठीक है? तो देखोगे, पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, धीमे धीमे एक स्टेप देखते जाओगे कि क्या कैसे आगे करेंगे, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करेंगे यहां से. ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहां पे बात करेंगे, हम लोगों ने हमेशा से बचपन से सेंटेंसेस कुछ लिखे हुए हैं, और सेंटेंस को लिखने का एक बेसिक सा फॉर्मेट, जैसे कि मैं आपका वहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? हम लोग ने बचपन से हमेशा लिखा हुआ है कि अगर कहीं पर भी आपको मिलता था राम, बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूं, ध्यान से समझते जाना, ठीक है? जब भी कहीं पे लिखता था राम तो उसके साथ हम लोग हमेशा अक्सर क्या लगा देते थे, लाइक इज गोइंग टू मार्केट, राइट? राम इज गोइंग टू मार्केट. एकदम बेसिक सी सिंपल सी बात है, आप मैंने लिख दी. और जब भी हम आपके सामने कभी भी लिखा मिलता था राम एंड श्याम, पहले देखा सब्जेक्ट क्या हुआ, राम, तो उसके अकॉर्डिंग हमेशा हम लोग क्या लगाते थे, इज गोइंग टू मार्केट. और अगर जब भी सब्जेक्ट हो जाता था राम एंड श्याम, तो जाहिर सी बात है, इतना सारे लोग जानते हो कि जो इज है अब वो क्या हो जाता था, आर गोइंग टू मार्केट. ये तो सिंपल सा फॉर्मेशन है, बच्चे भी जानते हैं, ठीक है ना? लेकिन अब इसी के साथ थोड़ा सा देखना, एक मैं आपको एक चीज चेंज करके दिखा रहा हूं, उसको थोड़ा सा देखना क्या उसमें कहानी आएगी. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कि एक सिंपल सा सेंटेंस लिख दिया, द प्रिंसिपल एंड टीचर. एक सेंटेंस क्या लिखा हुआ मैंने, द प्रिंसिपल एंड टीचर. अब अगर नॉर्मल देखा जाएगा तो बात कुछ वैसी सी लग रही है.
जैसे कि राम एंड श्याम। सेम वही कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल एंड टीचर। जब दो सब्जेक्ट होते हैं तो सब वर्ब भी प्लूरल लगती है। सेम कहानी तो कुछ वैसी यहां पर भी है कि एक हो गया प्रिंसिपल और एक हो गया टीचर। दो लोग हैं तो वर्ब होना हो यहां पे प्लूरल आएगी, राइट। लेकिन ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना कि जो भी आगे सेंटेंस बनेगा बट जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा आपकी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, राइट। जैसे कि मैंने बोल दिया लाइक हैज कम, व्हाट इज सेंटेंस, राइट। अब यहां पे सोचने की बात है ऐसा क्यों हुआ, और एक और इसका फॉर्मेट है वो भी देख लो। अगर मैं कहीं पर लिखूंगा द प्रिंसिपल एंड द टीचर, राइट। तो ऐसी कंडीशन में अब जो वर्ब आएगी वो हमेशा हैव यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बड़े समझने का, बहुत बारीकी से इसको समझना, कहने के लिए बहुत छोटी सी चीज है मगर बड़ी मजेदार चीज है। काफी सारी चीज आपको इसमें इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, ठीक है। फर्स्ट मैंने क्या लिखा, द प्रिंसिपल एंड टीचर, यानी कि एक प्रिंसिपल और एक टीचर। देखने में जरूर आपको देखोगे तो यहाँ पे दो लोग लग रहे हैं, बट यहां पर आपको ध्यान दो कि इन दोनों ही नाउन्स को मैंने सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल से यहां से इनको सेटिस्फाई कर दिया। इट मीन्स द प्रिंसिपल इज द टीचर, यानी कि जो प्रिंसिपल है वही आपका टीचर भी है। जैसे कि याद करो आप लोग कि कई बार हो सकता है कि जब हम लोग छोटे थे, अब स्कूल में ऐसा होता था कि जो प्रिंसिपल सर थे ऐसे तो वो प्रिंसिपल है, लेकिन वही एक आध कभी कोई लेक्चर होता था इंग्लिश का या मैथमेटिक्स का, हमारे प्रिंसिपल सर हमें आके पढ़ाने के लिए आ जाते थे, राइट। होगा ना शायद कभी ऐसा। तो ऐसे तो वो प्रिंसिपल है, लेकिन जब वो क्लास में हमें पढ़ाने आ गए तो वही कौन हो गए, टीचर हो गए। तो ये भी कंडीशन वही दिखाती है कि अगर हमने एक ही आर्टिकल से प्रिंसिपल और टीचर दोनों को सेटिस्फाई कर दिया, इट मींस द प्रिंसिपल इज द टीचर, यानी जो प्रिंसिपल है वही टीचर भी है, यानी प्रिंसिपल भी वही टीचर भी वही। तो टोटल लोग कितने हुए, लोग तो एक ही है, और जो व्यक्ति एक होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब होगी वो भी हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर मैंने दो नाउन्स के लिए दो अलग अलग आर्टिकल्स का यूज किया है, लाइक द प्रिंसिपल एंड द टीचर, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, यानी कि प्रिंसिपल के लिए अलग आर्टिकल और टीचर के लिए अलग आर्टिकल, यानी कि प्रिंसिपल अलग माना जाएगा, टीचर अलग माना जाएगा, और दो अलग अलग जो व्यक्ति होंगे तो दोनों के लिए अब जो दो लोग हो गए तो वर्ब भी कैसे हो जाएगी, हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, राइट। तो आई थिंक आपको मेरी छोटी सी बात है आई थिंक समझ में आ गई होगी कि जब भी कभी भी दो नाउन्स को अगर एक ही आर्टिकल से सेटिस्फाई कर देंगे तो वो दोनों ही नाउन्स हमेशा एक माने जाएंगे, और अगर दोनों नाउन्स के लिए हम दो अलग अलग आर्टिकल्स यूज करेंगे तो ऐसी कंडीशन में जो आपके जो व्यक्ति होंगे वो भी दो अलग हो जाएंगे और वर्ब भी हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, राइट। क्लियर हुआ, चलो इतना ध्यान रखना, चाहे तो लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि अगले इसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब ध्यान रखना यहां पे कहते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे तो कहते हैं कि इंग्लिश में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने दो कोई नाउन के मैं बात करूंगा जो कहने के लिए तो दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना, जिनका आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, बट हम लोग जब उनको यूज करते हैं हमेशा एक मानकर एक फ्रेज में यूज करते हैं। तो कहते हैं जब उसको हम लोग मानते एक है तो उसको हमेशा एक के अकॉर्डिंग रख के उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब क्या मैं बात करने जा रहा हूं, ध्यान से समझ, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा सुबह सुबह हम लोग जब उठते हैं और नाश्ता करते हैं, राइट, और नाश्ते में अक्सर क्या ले लेते हैं, ब्रेड एंड बटर, राइट, वेरी कॉमन ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड एंड बटर। अब अगर आप लोग यहां से गौर करोगे तो नोटिस करके देखो ब्रेड एक अलग चीज है और बटर एक अलग चीज है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, बट हम लोग क्या यूज करते हैं, सर आज मैंने सुबह नाश्ता किया और नाश्ते में क्या किया तो बोल देते हैं ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। यार कहने के लिए दो अलग अलग चीज है बट हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रेड एंड बटर। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि सर नीचे देखो घोड़ा गाड़ी जा रही है, बैलगाड़ी जा रही है। यार सोचने की बात है, बैल अलग चीज है, गाड़ी अलग चीज है, आपस में दोनों का कोई रिलेशन नहीं, बट हम लोग क्या यूज करते, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, राइट।
सर आज सुबह जैसे हमने देखा होगा लंच में अक्सर काफी लोग जो हैं वो दाल चावल खाना बड़ा पसंद करते हैं। यार सोचने की बात है, दाल अलग चीज है, चावल अलग चीज है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, बट हम लोग बोलते क्या है, दाल चावल, सब्जी चावल, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, राइट। तो कहते हैं ये कहने के लिए भले ही दो अलग अलग चीजें हैं, बट जब हम लोग इनको एक फ्रेज में यूज करते हैं, एक माना जाता है, तो इन दोनों को सब कुछ को एक मिलाकर वर्ब भी एक यानी कि सिंगुलर वर्ब का हमेशा यूज किया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? जब मैं लिखूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, सारी बात आपको क्लियर समझ आ जाएगी। लाइक मैंने बोल दिया ब्रेड एंड बटर, या फिर मैंने बोल दिया राइस एंड करी, राइट। या फिर मैंने बोल दिया हॉर्स एंड कैरेज, या फिर मैंने बोल दिया स्लो एंड स्टीडी, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, राइट। तो ध्यान रखना ये कहने के लिए दो अलग अलग चीजें हैं, बट हम लोग जब इनका यूज करते हैं हमेशा एक मानकर और एक फ्रेज में यूज करेंगे। यानी कि कहने के लिए तो ब्रेड अलग है, बटर अलग है, लेकिन अगर मुझे एज अ ब्रेकफास्ट यूज करना तो मैं क्या बोलूंगा कि ब्रेड एंड बटर, और आगे बोला जाएगा इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, राइट। गेटिंग माय पॉइंट? ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। राइस एंड करी, दही, राइस एंड करी, राइट, सब्जी चावल वगैरह जो बोलते हैं, तो राइस एंड करी दो अलग चीज है, बट जब एक माना तो राइस एंड करी और बोल दिया इज अ टेस्टी डिश, राइट। या फिर बोल दिया हॉर्स एंड कैरेज, जिसको लाइक हम लोग घोड़ा गाड़ी की बात करते हैं, तो बोला क्या जा रहा है कि हॉर्स एंड कैरेज, बट जो आगे वर्ब लगेगी वो हमेशा सिंगल, तो बोला जाएगा हॉर्स एंड कैरेज इज वेटिंग फॉर यू, राइट, इज वेटिंग फॉर यू, लाइक दिस। स्लो एंड स्टीडी, आप लोग ने कहावत सुनी होगी, अक्सर बोलते हैं ना कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, राइट। कुछ इस टाइप के सेंटेंस हमेशा यूज किए जाते, तो ध्यान रखना कि ऐसा अगर कभी आपके पास में यूज होगा तो कैसे सॉल्व करोगे, क्या होगा, सारी चीजें। अच्छा, अब इस चीज से आपको मैं एक और चीज थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूं, उसको ध्यान से समझना, हो सकता कुछ लोगों को शायद मालूम ना हो, ठीक है। मैंने यहां पे एक छोटी सी बात लिखी हुई है, एक वर्ब यूज की है, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, ठीक है। और कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड ऐसे आपको रेस मिल जाएंगे, स्लो एंड स्टीडी विन द रेस, ठीक है। एक बोला जाता है स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, लेकिन कई बार एरर डिटेक्शन में आपको मिले हुए हैं कि स्लो एंड स्टीडी विन द रेस। अब स्टूडेंट्स को लगता क्या है कि क्योंकि देखो हम लोगों ने, जैसे कि मैं अपनी लास्ट वीडियो की मैं ही बात करूंगा, मैंने आपको बोला था कि चीजों को प्लूरल बनाने के लिए हमेशा हम लोग एस वगैरह का यूज करते हैं, हमेशा से यूज करता है। बॉय में एस लगा है, बॉयज प्लूरल हो गया, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो सकता है कि विन में सर विंस लगा दिए तो शायद वो प्लूरल ना हो जाए, ध्यान रखना, ठीक है। छोटी सी बात है, समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। कहते हैं कि हमेशा जिस भी चीज में एस लगाओगे वो वर्ब हमेशा प्लूरल हो जाती, वो वर्ड हमेशा प्लूरल हो जाता, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि पूरी इंग्लिश में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हम लोग एस यस लगाएंगे तो वो सिंगुलर हो जाए और एस यस हटाएंगे तो वो प्लूरल हो जाए। सोचने की बात है कि पूरी इंग्लिश में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें एस यस लगाओगे तो वो सिंगुलर हो जाए और एस यस हटाएंगे तो वो प्लूरल हो जाए, राइट। ध्यान रखना, जिसको मालूम नहीं हो तो ध्यान से इसको समझ लेना। कहते पूरी इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ होता क्या है आपका वर्ब। वर्ब एक ऐसी चीज है जिसमें हम लोग एस यस लगाएंगे तो वो हमेशा आपका सिंगुलर हो जाएगा और एस यस हटाओगे तो वो वर्ब हमेशा प्लूरल हो जाएगी। अब सभी से ये बनता है, ये सारी चीजें देखो मैं आपको ही अच्छे से आपको रिकॉल कर दूं, ठीक है। याद होगा ना, बचपन से हम लोगों ने टेंस सीखे हुए हैं और बेसिक्स टेंस मैं भी लेकर आऊंगा, आपको बेसिक सिखाऊंगा, एडवांस सिखाऊंगा, मैं जो टेंस कराऊंगा उसके बाद आपके टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। बट ये छोटी सी बात सामने है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। बचपन से आपको याद होगा, हम लोग स्कूल से पढ़ते आए हैं कि राम गोज टू मार्केट। राम, व्हाट इज राम? सिंगुलर, तो वर्ब भी हमेशा कैसे आएगी? सिंगुलर। हाउ इज द वर्ब सिंगुलर? व्हेन वी ऐड एस और ईएस विद देम, राइट। जब भी वर्ब के साथ हम लोग एस ईएस लगाएंगे तो वर्ब हमेशा क्या हो जाती है? सिंगुलर। और वही अगर हम लोग के पास में लिखा मिल जाता था लाइक चिल्ड्रन, तो बोलते क्या थे? प्ले फुटबॉल। चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल।
यानी कि चिल्ड्रन क्या लिया, प्लूरल, सो वर्ब ऑलवेज बी प्लूरल। हाउ द वर्ब प्लूरल, व्हेन वी रिमूव एस फ्रॉम इट, यानी कि वर्ब में एस लगाओगे तो वो हमेशा सिंगुलर हो जाएगा, और वर्ब से एस हटाओगे तो वो हमेशा प्लूरल हो जाएगा, राइट। आगे छोटी सी बात समझ में, तो कहने के लिए तो स्लो एंड स्टीडी दो चीजें हैं, लेकिन जब इसको एक ही फ्रेज में लिया जाता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर चाहिए, और वर्ब सिंगुलर कैसे होगी, जब भी हम लोग उसमें एस या ईएस का यूज करेंगे। गेट माय पॉइंट, आई थिंक बात समझ में आगे होगी, ध्यान रखना, राइट। लेकिन अब एक और छोटी सी चीज देखोगे यहां पे, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, कहते हैं इंग्लिश आपकी एक ऐसा सब्जेक्ट कह लो, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कभी भी कोई भी सारी चीजें फिक्स नहीं की गई। क्या आपने एक बार पढ़ लिया क्या हमेशा वैसे रहेगा, तो इंग्लिश में हमेशा जैसी कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने अभी आपको जस्ट क्या पढ़ाया है कि ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, राइट। ब्रेड एंड बटर इज, और अगर मैं यहां पर एक छोटा सा सेंटेंस लिख दूं, मैंने सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन माई शॉप। अब अगर नॉर्मल देखा जाएगा तो एक रिदम में जाओगे तो हो सकता है कि आप लोग ऐसे सेंटेंसेस को गलत कर दो, राइट। क्योंकि आपको याद है कि सर ने भी क्या बताया है कि जब भी कहीं पर लिखा मिलेगा ब्रेड एंड बटर, तो उसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, हमेशा सिंगुलर। और यहां मैंने क्या लगा दिया, आर, यानी कि प्लूरल, तो सर ये तो गलत हो जाएगा, राइट। ध्यान रखना, ये जो सेंटेंस है वो आपका करेक्ट माना जाएगा। अब ये क्यों करेक्ट हो गया, राइट। थोड़ा सा इसको पढ़ के देखो। फर्स्ट में बोला जा रहा था कि ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेड एंड बटर को सोचने की बात है कि जब भी हम लोग एज अ ब्रेकफास्ट यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, ब्रेड बटर साथ मिला के, यानी कि ब्रेड एंड बटर मिला के वो एक डिश हो गई, राइट। तो जब एक माना तो वर्ब भी हमेशा एक सिंगुलर। लेकिन जैसे यहां पे बोला जा रहा है कि ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड, पूरी कहानी इस वर्ड ने ले ली कि आर सोल्ड, बेचने की बात करे। यार बेचने वाले व्यक्ति के लिए हम लोग जानते हैं कि उसके लिए ब्रेड अलग चीज है, बटर अलग चीज है, उसे कोई मतलब नहीं हम चाहे साथ में खाएं, मिला के चाहे खाएं, डजंट मैटर, राइट। तो बेचने वाले व्यक्ति के लिए ब्रेड अलग है, बटर अलग है, दो अलग अलग चीजें होंगी, तो दो के अकॉर्डिंग जो वर्ब होगी वो भी हमेशा प्लूरल हो जाएगी। लेकिन अगर खाने की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमेशा एक मानेंगे, और एक के अकॉर्डिंग जो वर्ब होगी वो भी हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, राइट। तो इंग्लिश के जो भी सेंटेंसेस आएंगे आपको उसके अकॉर्डिंग जज करना होगा कि सेंटेंस क्या है, किस टाइप से यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ध्यान से स्क्रीनशॉट लेते रहना हर एक चीज का, ठीक है ना, ताकि आपको हमेशा आगे के लिए इन सारी चीजों पे कमांड बना रहे। अच्छा, अब देखोगे यहां पे नेक्स्ट में जो आपके सामने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, इसके बेस पर काफी बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना, काफी बार एरर डिटेक्शन में देखेगा, और इसका कोई फॉर्मेशन नहीं है कि आप इसका सिर्फ एसएससी के लिए बोलोगे या बैंकिंग के लिए या आप कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि हमेशा आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है और कई बार देखा भी गया है, ठीक है ना। तो ध्यान से इसको समझना, मैं क्या बता रहा हूं सब कुछ, ठीक है। कहते हैं कि कई बार आपको इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स लिखे मिल जाएंगे, कई बार आपको लिखा मिल जाएगा अ नंबर ऑफ, या समटाइम्स अ लार्ज नंबर ऑफ, या समटाइम्स अ ग्रेट नंबर ऑफ, राइट। कई बार आपको लिखा मिल जाएगा अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, और इसके साथ में आपको जो नाउन है वो भी लगानी है और इसके साथ में वर्ब भी लगानी है, ठीक है। और बाकी में कई बार आपको एक तो ये कॉन्सेप्ट मिलेगा और कई जगह पे आपको ये भी लिखा मिल जाएगा लाइक द नंबर ऑफ। कई बार लिखा मिलेगा अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, उसके साथ में नाउन भी लगानी, वर्ब भी लगानी। देखिए काफी बार ध्यान रखना कि आपको मिल जाएगा द नंबर ऑफ, और कहते हैं इसके साथ में भी नाउन लगानी है और साथ में इसके वर्ब भी लगानी, ठीक है। तो क्या लगाओगे क्या होगा,
पहले एक बार समझ लो, और इसको लर्न करने का मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, 1 सेकंड में याद हो जाएगा और कभी भी आप इसको नहीं भूलोगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो कहते हैं कि जब भी आपको लिखा मिलेगा अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, तो इसके साथ में आने वाली जो नाउन होगी वो भी हमेशा प्लूरल, राइट, और इसके साथ की जो वर्ब होगी वो भी हमेशा प्लूरल। यानी कि ए वाले कॉन्सेप्ट में नाउन भी हमेशा प्लूरल और आने वाली वर्ब भी हमेशा प्लूरल, ठीक है ना। लेकिन जब भी कभी आपको लिखा मिलेगा यहां पे द नंबर ऑफ, क्या लिखा मिलेगा, द नंबर ऑफ, तो कहते हैं इसके साथ की जो नाउन होगी वो तो प्लूरल, नाउन तो प्लूरल, बट जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर। ध्यान रहेगा, ए वाले कोई भी कॉन्सेप्ट में जो नाउन है वो भी प्लूरल, वर्ब है वो भी प्लूरल, और कहीं पर भी अगर द का कॉन्सेप्ट मिलेगा तो उसके साथ में नाउन तो प्लूरल, बट जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर, राइट, ध्यान रखना। अब देखो ये ऐसी चीजें हैं जो हम लोग अक्सर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंग्लिश में रूल्स हैं, हम लोग याद करते हैं, समझ लेते हैं सारी चीजें, बट एग्जाम हॉल में जाके काफी बार ये सारी चीजें हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और उसके बेस पर आपको ये हमेशा याद भी हो जाएगा और कभी भी आपके इसमें गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। तो देखोगे वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको वो भी बताता हूं और इसके बेस पर सेंटेंस भी आपको बताऊंगा कि कैसे सेंटेंस बनेगा, क्या होगा, ठीक है। एक छोटी सी कहानी है जिसको ध्यान रखना, इसको मैं रफ कर रहा हूं, उसके बाद जो नेक्स्ट में लिखूंगा उसको ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया है कि कई बार आपका ए का भी यूज होगा, द का यूज होगा, कहां पे कैसा लगेगा। अब यहां पे उसको ध्यान से देखना, ठीक है। कहते हैं कि जब भी अगर आपके सामने कहीं पर ए वाले फॉर्मेशन, सबने समझ लिया ना, एक छोटी सी ट्रिक देता हूं, हमेशा काम हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मेशन है जिसका मोटिव तो कुछ नहीं है, लेकिन इससे हमारा काम काफी अच्छा हो जाएगा। मैंने एक छोटी सी ट्रिक यहां पे क्या लिखी हुई है, APPTPS। अभी APPTPS क्या है, राइट, ध्यान रखना, आपको हमेशा के लिए आपको यहां से डर हो जाएगा। कहते हैं कि जब भी सेंटेंस में कभी भी अगर आपको लिखा मिलेगा कोई भी ए की कॉन्सेप्ट, राइट, कोई भी ए की कॉन्सेप्ट, चाहे तो अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ए से, तो उसके साथ में हमेशा जो नाउन है वो भी प्लूरल, जो वर्ब है वो भी हमेशा प्लूरल, राइट। ए वाले में दोनों हमेशा पीपी यानी नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, बट अगर कहीं लिखा मिल जाएगा टी यानी टी फॉर कॉन्सोनेंट कि द नंबर ऑफ, तो उसके साथ की नाउन तो हमेशा प्लूरल, बट वर्ब हमेशा सिंगुलर, राइट। छोटी सी ध्यान रखना, ए की कोई भी कॉन्सेप्ट, पीपी यानी कि दोनों प्लूरल, और टी यानी द वाला कॉन्सेप्ट तो पीएस यानी कि नाउन तो प्लूरल, बट आगे जो वर्ब लगेगी वो हमेशा सिंगुलर। ध्यान रहेगा सभी को। अब मैं एक दो सेंटेंस बताता हूं तो और क्लियर हो जाएगा से सेंटेंस क्या बनेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम हियर, अ नंबर ऑफ बॉय हैव कम हियर। अब जैसे यहां पे बात देखा आपने, ए यानी कि ए का कॉन्सेप्ट हुआ, और ए वाला मैंने क्या बताया था, ए के साथ की नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, तो जहां देखा वर्ब तो प्लूरल है यानी कि हैव, बट नाउन भी हम लोगों को क्या चाहिए थे, यहां से प्लूरल, तो नाउन प्लूरल कब हो जाएगा, जब हम लगाएंगे इसमें एस, यानी ओवरऑल सेंटेंस क्या बनेगा, अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम हियर, राइट। और इसी के साथ में हम लोग घुमा के देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर लगा दूंगा द नंबर ऑफ बॉयज और मैंने बोल दिया हैव कम हियर, द नंबर ऑफ बॉयज हैव कम हियर, तो आपने देखा द यानी कि टी वाले कॉन्सेप्ट में तो नाउन तो प्लूरल यानी कि बॉयज, बट वर्ब नेवर बी प्लूरल, इट शुड बी सिंगुलर, यहां पे हैव नहीं, यहां पे यूज किया जाएगा द नंबर ऑफ बॉयज हैज कम हियर, राइट। अब आपको पढ़ने में चाहे जैसा लगेगा, ध्यान रखना ग्रामेटिकल रूल्स इस पे यही फॉलो होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ए वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा, द वाला क्या होगा, स्टेप्स हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां से असल बात आती है, ठीक है। आप सारे लोगों को मैंने सिखा दिया ए के कॉन्सेप्ट, द के कॉन्सेप्ट, सारी चीजें देखनी, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर आपने ए से भी सेम सेंटेंस लिया और द से भी सेम सेंटेंस ले लिया, ठीक है ना, ग्रामर का क्या आगे यूज वो तो समझ गए, बट पहली बात यहां पे ये आती है, सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस, राइट।
क्योंकि फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया अ नंबर ऑफ से और सेकंड मैंने स्टार्ट किया द नंबर ऑफ से, और आगे का मतलब तो लगभग सेम ही होगा। तो ये अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, बात है राइट, कि अ नंबर ऑफ से भी वही है, द से भी वही है, लेकिन अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं भी आपको बता रहा हूं, और इस डिफरेंस को जाने बिना आप एग्जाम में शायद मार्क्स पूरे स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को यहां पे सुनना। ठीक है, बोला जाता है कि इफ आई से अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, इफ आई से अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, इट मीन्स आई नो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। ध्यान रखना कि इफ आई से अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, राइट, इट मीन्स हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, राइट। यहां पे कुछ इस टाइप का डिफरेंस है, ध्यान से मेरी बात को समझना। ठीक है, आपको थोड़ा सा लिख के बता दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। कहते हैं अगर कहीं पे लिखा होगा अ नंबर ऑफ, इसका मीन्स होता है हाउ मैनी, और ये दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं द नंबर ऑफ, ये दोनों आपका कंबाइन इसी से हो जाएगा। ठीक है, बट कहते हैं कि इफ आई से द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, if I say the number of students, it means I know how many. If I say the number of students, it means I know how many. But if I say a number of students, it means I don't know how many. Right? मैं क्लास में जाता हूं, मैंने वहां पर देखा काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, बट आई डोंट नो हाउ मेनी। मैंने देखा काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, a number of students are in the class, because I know there are so many students, but I don't know how many. But if I just come and count it 1 2 3 4 40 50, whatever the strength, so here I can use the number of students are in the class. Basics a difference. The number of students, it means I know how many, and a number of students, it means I don't know how many. Getting my point, right? और अभी आपको मैं दिखाता हूं कि अगर आप लोग को ये मीनिंग, अगर आपका इसका डिफरेंस नहीं मालूम होगा ना, तो आप शायद इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? जस्ट अ सेकेंड। ध्यान रखना, ये जो आपको अभी मैंने बताया है, इसके बेस में आपको एक सेंटेंस दिखाता हूं। ये सेंटेंस आपके एक एसएससी के एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखना इस टाइप से कैसे बनेगा और कैसे हम उसका एरर फाइंड करना होगा। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस लिख दिया, द मर्चेंट काउंटेड अ नंबर ऑफ पर्ल्स टू मेक श्योर दैट नन ऑफ देम वाज मिसिंग, राइट। मर्चेंट यानी कि व्यापारी ने काउंट किए अ नंबर ऑफ पर्ल्स, यानी कई सारे मोती, पर्ल्स नहीं होता मोती, टू मेक श्योर दैट, ये श्योर करने के लिए, नन ऑफ देम वाज मिसिंग, कि उनमें से कोई मिसिंग तो नहीं है, उनमें से कोई खोई तो नहीं है, राइट। यानी सोचने की बात है, मर्चेंट काउंट कर रहा है मोती ये जानने के लिए कि कोई खोए तो नहीं है। और मर्चेंट काउंट कब करेगा, जब उसको मालूम होगा हाउ मेनी पर्स दैट ही हैज। समझ आ रही बात? मर्चेंट काउंट करके, हम लोग काउंट करके वो क्या चेक कर रहे हैं कि यार कोई मोती खो तो नहीं गए हैं, और वो उसको चेक कब करेगा, जब उसको मालूम होगा कि उसके पास में कितने मोती थे। एंड व्हेन मर्चेंट नोज हाउ मेनी, व्हेन मर्चेंट नोज हाउ मेनी, और जहां हमें हाउ मेनी मालूम होता है तो हम क्या लगाते हैं, इट शुड नेवर बी अ नंबर ऑफ, इट शुड बी the number of। आगे मेरी बात समझ में, राइट। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आपको लेके चलना होगा। ध्यान रखना कि अगर ऐसा कोई एग्जाम में आ जाएगा तो किस टाइप से यूज करोगे, इस सेंटेंस का स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि ये सेंटेंस अगर आएगा तो कभी इस टाइप का कैसे इसको यूज करना। ठीक है, तो ध्यान रखना, आज का सेशन मैं आपका इसी पे एंड कर रहा हूं। मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, इसके आगे का जो भी आपका फॉर्मेशन है, बहुत मजेदार सी चीजें मैं लेकर आऊंगा। इसके आगे का आपका जो आपको जो वीडियो मिलेगी उसमें आगे का पूरा कंटेंट यहां से मिल जाएगा, राइट। तो ध्यान से, अगर आपको लग रहा है कि आप लोग वाकई सीख रहे हो, तो ध्यान से चैनल को फॉलो करते जाना, मेरी सारी वीडियोस देखना, कहीं जाने की जरूरत नहीं यार, पूरी इंग्लिश यही मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है ना, बस ध्यान से अपना प्यार बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।